हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम संधि पर बातचीत कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने स्वर संधि पर बातचीत किया था, उसके भेदों पर बातचीत किया था और उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और जो भी आपके डाउट्स हैं उसे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएँ, ताकि हम उस डाउट्स के आधार पर एक नया वीडियो बनाएँ और आपकी डाउट्स क्लियर हों और आपकी तैयारी कंप्लीट हो। आज हम इसी क्रम में व्यंजन संधि पर बातचीत करेंगे। जब हम स्वर संधि पर बातचीत कर रहे थे तो हमने देखा कि स्वर और स्वर आपस में मिलकर संधि का निर्माण कर रहे थे और इससे अलग अलग तरीके की संधियां बन रही थी। उनके नियम भी अलग अलग तरीके से, जिसमें कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ये सारी संधियां बन रही थी। लेकिन जब हम व्यंजन संधि पर बात करते हैं तो किस तरीके से कौन कौन से नियम हैं व्यंजन संधि में, व्यंजन किसे कहते हैं। सबसे पहला तो सवाल यही है कि व्यंजन क्या है। जब व्यंजन क्या है समझ जाएंगे तो व्यंजन संधि को समझना आसान हो जाएगा। व्यंजन उसे कहते हैं जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। ठीक है, व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी व्यंजन संधि की बात होगी तो व्यंजन और व्यंजन आपस में मिलेंगे तो भी संधि होगी, व्यंजन और स्वर आपस में मिलेंगे तो भी संधि होगी। क्योंकि जब हम क लिखते हैं तो ये क, इसमें इसको जब तोड़ेंगे तो अ छिपा हुआ है, यही क्या है, स्वर है। ठीक है, तो व्यंजन ध्वनियाँ स्वर की सहायता से उच्चरित होती हैं, इसीलिए उनको व्यंजन कहते हैं। और जब संधि होती है तो उसमें स्वर भी शामिल होता है। तो ये दो कंडीशंस बनते हैं व्यंजन संधि बनते हुए कि ये व्यंजन वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों के मिलने से भी बनते हैं और व्यंजन और स्वर दोनों के योग से बनते हैं। ठीक है, जब हम व्यंजन की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि इधर मैं एक बॉक्स बनाकर लिख रहा हूँ। जब तक मैं इसमें लिख रहा हूँ आप लोग अगर कॉपी कलम रखे हों तो लिख सकते हैं, क्योंकि जब व्यंजन की बात होगी तो कुछ वर्ग हैं, इन वर्गों की भी बात होगी। इनके बिना ये संधि आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत 5 वर्गों की बात कही गई है। क वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, जिसमें कुल वर्ण हैं 25 वर्णों की बात कही गई है। ठीक है, तो क में देखा जाए तो ख, ग, घ, अन्य, आप लोग भी इसे लिख सकते हैं अपने कॉपी पर। छ, ज, झ, य। और ऐसा लग रहा है कि बिना क ख ग घ याद किए काम नहीं चलने वाला है, तो इसको ज़रूर याद करना पड़ेगा। ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, इस तरीके से इन वर्गों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है और इनके अंदर जो भी वर्ण आ रहे हैं उनको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जब हम व्याकरण की किताबें पढ़ेंगे तो अलग अलग किताबों में अलग अलग नियम से बताने का प्रयास किया गया है। कई जगह इन वर्गों के आधार पर व्यंजन संधि को समझाने का प्रयास किया गया है। कई किताबों में वर्णों के स्थान पे अघोष और सघोष लिखा हुआ है। ठीक है, इस पर मैंने पिछले बार एक वीडियो बनाया था, उसको आप देखेंगे तो अघोष और सघोष आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे बता दे रहा हूँ, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वह अघोष होता है और तीसरा चौथा वर्ण क्या होता है, वो सघोष होता है। इसमें पांचवा को भी जोड़ सकते हैं, वैसे पांचवा को पंचम अक्षर भी कहा जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जब अघोष कहीं लिखा रहेगा तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण, और सघोष प्रत्येक वर्ण का तीसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो सघोष होता है। तो व्याकरण की किताबें जब पढ़ें तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि अघोष और सघोष क्या है। ये याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में इससे सवाल भी आता है। खैर, समझने के लिए मैंने लिख दिया। वैसे वर्ण इसको भी याद रखेंगे तो आपका और क्लियर हो जाएगा। जब हम व्यंजन संधि पर बातचीत करेंगे तो इन वर्गों का बार बार जिक्र होगा। ठीक है, तो व्यंजन संधि में 8-10 नियम बताए गए हैं, उन्हीं के आधार पर संधियाँ बनती हैं और उन्हीं संधियों के आधार पर परीक्षाओं में सवाल भी पूछे जाते हैं। पहला नियम जो है उस पर हम बातचीत करें तो पहला नियम ये है कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प, त वर्ग,
और प वर्ग, इनके बाद अगर किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, तीसरा या चौथा वर्ण आए, या स्वर आए, या य, र, ल या व आए, तो ये जितने भी वर्ण हैं ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। ठीक है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। ये पहला जो नियम कहता है कि यदि क वर्ग से लेकर प वर्ग में उन्हीं के वर्ग का अगर तीसरा या चौथा वर्ण आए, या कोई स्वर आए, या य, र, ल, व आए, तो ये क्या होगा, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि संधि जो है ये मैथ की तरह है, इसको जब तक हम उदाहरण के माध्यम से नहीं समझेंगे तब तक मेरी बात आपको क्लियर नहीं होगी। अब उदाहरण के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मैंने क वर्ग को लिया, पहला उदाहरण मैं दे रहा हूँ, वाक प्लस ईस। अब फार्मूला कह रहा है कि यदि क वर्ग के बाद कोई स्वर आए तो ये जो क वर्ग है अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा, तो संधि क्या होगी, वागीश। ठीक, समझ में आ गया होगा। एक दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा वाक जल, तो ये क्या हो जाएगा, क के बाद इन्हीं के वर्ग का यानी जो ज है वो च वर्ग का तीसरा अक्षर है, तीसरा वर्ण है, तो ये क क्या हो जाएगा, ग में बदल जाएगा, मतलब संधि हो गई वाग जल। इस तरीके से संधियाँ आती हैं। उम्मीद है कि अब ये दो उदाहरणों के माध्यम से आप क वर्ग का समझ गए होंगे। अब च वर्ग का समझाते हैं तो और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, च वर्ग का समझाएं, आप इसको नोट भी करते जाइए और समझते भी जाइए। जैसे मैंने लिखा अच धन अंत। ठीक, आप देख रहे हैं ये च वर्ग है, इसके बाद स्वर आया है, ये जो मैं बात कर रहा था, तो क्या होगा, च का तीसरा वर्ण हो जाएगा ज। ठीक, ये आधा है तो ये भी आधा हो जाएगा, और संधि क्या बनेगी, अजंत। ठीक, अजंत, अजंत सबसे मिलता जुलता एक शब्द है अजंता। ठीक है, तो अजंता में कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। मतलब इसको अगर यहाँ पे ता लिख दें तो अजंता हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा च वर्ग में कि जब स्वर आया है च के बाद अ आ गया है तो ये अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो गया। एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। त वर्ग के उदाहरण से समझ रहे हैं। जैसे मैंने लिखा जगत प्लस आनंद, तो इसका होगा, सही आप लोग पकड़ रहे हैं, जगदानंद। ठीक, क्योंकि त का के बाद आ रहा है यानी कि यह स्वर है, तो इसका तीसरा अक्षर हो जाएगा, मतलब कि द हो जाएगा। त का जो तीसरा है द हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया, जगदानंद। कई लोगों का गांव में इस तरीके से नाम भी रहता है, जैसे सदानंद। तो सदानंद क्या है, सत प्लस आनंद। तो जो पढ़ा लिखा रहेगा उसको मालूम होगा कि उसके नाम में कौन सी संधि है, जो नहीं पढ़ा होगा तो उसके लिए कोई बात नहीं है। ठीक है, आप बता दीजिए कि आपके नाम में क्या है, व्यंजन संधि है। इसी तरीके से मैं एक और उदाहरण दे रहा हूँ, ट वर्ग का दे रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने लिखा षट प्लस दर्शन, 6 दर्शनों की बात हुई है, तो जब अलग अलग लिखेंगे तो षट दर्शन लिखेंगे, लेकिन जब संधि कर कर लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, षड दर्शन। अब क्यों हुआ है आप खुद जान रहे हैं कि सूत्र कहता है कि यदि कोई भी वर्ग है उसके बाद तीसरा वर्ण यानी कि त का तीसरा वर्ण द आ गया है यहाँ पर आए, तो इसका इस वर्ग का यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। तो आप देख लेंगे ट का क्या हो गया, ड हो गया। तो चीज़ें आपको और समझ में आ गई होंगी। उम्मीद है कि जो पहला नियम है कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग,
जिसको मैं पिछले वीडियो में बताया था कि कचोटता प्यार, अगर आपको याद नहीं हो रहा हो वर्ग तो कचोटता प्यार अगर बोलेंगे तुरंत आपको याद हो जाएगा। इस वर्ग के बाद यदि उसी वर्ग का तीसरा या चौथा या स्वर या य र ल व आए तो ये वर्ग जो क से लेकर प तक हैं वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। एक उदाहरण मैं व से भी दे देता हूँ, ध्यान रखिए। जिसे मैंने लिखा सत प्लस वाणी, ठीक। आप कबीर की वाणी, रहीम की वाणी, इनकी वाणी, कई गुरु जो हैं यूट्यूब पे सदवाणी बोलते रहते हैं, तो उसमें कौन सी संधि है तो आपको पता चल जाएगा आज कि व्यंजन संधि है। अब मैंने लिखा सतवाणी, वह आया है और पहले क्या आया है, त आया है, तो ये क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाएगा, यानी कि द हो जाएगा। तो क्या हुई संधि, सदवाणी, ठीक। अब याद हो गया। इसी तरीके से एक और उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे सतवाक्य, क्या हो जाएगा, सदवाक्य। बहुत सही पकड़ लिए आप लोग। इसी तरीके से आप सारे संधियों को समझ सकते हैं, उनका संधि विच्छेद भी कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि कौन सी इसमें संधि है। तो उम्मीद है कि पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा नियम क्या है वो समझ जाइए। दूसरा नियम है कि जब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के बाद न आए या म आए तो ये सारे जितने वर्ग हैं इनका पंचम अक्षर आ जाएगा, इन वर्गों का पंचमा अक्षर आ जाएगा। अब पंचमा अक्षर क्या होता है ये तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये जो वर्ण है अड़, यंग, अड़, न और म, ये सब पंचमा अक्षर के अंतर्गत आते हैं, तो ये हो जाएंगे। अब उदाहरण के माध्यम से समझा जाए। जैसे मैंने उदाहरण दिया क वर्ग से वाक, धन, मय। आप देख रहे हैं क वर्ग के बाद म आया हुआ है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, वांग्मय, ठीक। कई बार आप देखते होंगे लिखा रहता है, आप बुक स्टॉल पर जाएंगे कि किताब वाली दुकान पर जाएंगे तो वहाँ पर लिखा रहेगा संस्कृत वांग्मय, हिंदी वांग्मय, अलंकार वांग्मय, रस वांग्मय। तो आपके दिमाग में आना चाहिए वांग्मय क्या होता है। वांग्मय मतलब होता है साहित्य, लेकिन इसमें अब आपको संधि पढ़ रहे हैं तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि इसमें व्यंजन संधि की बात कही गई है, ठीक है। कैसे कि ये वाक है और ये मय, अब म आया है तो ये अपने वर्ग क्या क्या हो गया, पंचम अक्षर हो गया, यानी कि ये अंग है। इसी तरीके से मैंने लिखा चित्त, धन, मय। कई लोगों का नाम होता है जैसे चिन्मय, ठीक। अब त का क्या हो गया, पंचम अक्षर न हो गया, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैं लिख रहा हूँ उत, धन, न का उदाहरण दे रहा हूँ, नति। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये होगा उन्नति। क्यों हो रहा है, क्योंकि त अपना पंचम अक्षर हो जा रहा है, त का न हो जा रहा है और बाकी ये पहले से लगा है। उम्मीद है कि आपको ये दूसरा जो नियम है ये भी समझ में आ रहा होगा कि जब क से लेकर प वर्ग तक के में उसके बाद न आए या म आए तो इन वर्गों का संधि करते समय पंचम अक्षर हो जाता है, जैसा कि मैंने उदाहरण के माध्यम से बताया आप लोगों को, ठीक है। और अगर उदाहरण दूँ, जैसे मैं दूँ सत धन मार्ग, तो क्या हो जाएगा, सत धन मार्ग। अब बताइए यहाँ पर इसका न हो जाएगा, पांचवा अक्षर है, तो हो जाएगा सन्मार्ग, ठीक। कई बार आप इन उदाहरणों को देख सकते हैं और किताब में पढ़ भी सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एक उदाहरण और मैं दे रहा हूँ, कई लोगों का गांव में नाम जगन्नाथ होता है, ठीक। अब जगन्नाथ में कौन सी संधि है, तो जाहिर सी बात है कि व्यंजन संधि है। अब इसका संधि विच्छेद करें तो क्या है, जगत प्लस नाथ, ये होगा, ठीक। अब उम्मीद है कि दूसरा नियम भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
इसी तरीके से तीसरा नियम अगर बातचीत करें तीसरे नियम की, तो कहा जाता है तीसरे नियम के अंतर्गत ये है कि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए, म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। ये जो म है ये अनुस्वार में बदल जाता है। अब अनुस्वार का जो चिन्ह है इस तरीके से है, ठीक है। तो म के बाद अगर कोई स्पर्श व्यंजन आए, अब ये स्पर्श व्यंजन क्या है, तो स्पर्श व्यंजन जो क से लेकर म तक वर्ण होते हैं इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या टोटल 25 है। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है, 25 है। तो तीसरा नियम ये कह रहा है कि यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म किस में कन्वर्ट हो जाता है, अनुस्वार में हो जाता है। तो अब उदाहरण देखेंगे, जैसे मैंने लिखा सम धन गम, तो इसका उदाहरण हो जाएगा संगम। इसमें बदल गया, ये अनुस्वार में बदल गया, यही अनुस्वार है। इसी तरीके से मैं दूसरा उदाहरण दूं, जैसे ग अम प्लस गा, तो इसका उत्तर हो जाएगा गंगा। गंगा कई बार ऐसे भी लिखा जाता है और कई बार इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं ये लिखूं, आप देख रहे हैं कि क से लेके म के बीच में इस पर व्यंजन जो आ रहा है ग आ रहा है, यहाँ पर भी ग आया। अब मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा सम धन कृत, तो ये हो जाएगा संस्कृत, ठीक है। या फिर लिखा अहम धनकार, अहम धनकार, म के बाद क आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा, तो ऐसे संधि हो जाएगी अहंकार। तो अब आपको ये तीसरा नियम भी समझ में आ गया होगा कि जब म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन यानी क से लेकर म तक कुछ भी आए तो वो क्या हो जाएगा, म का अनुस्वार हो जाएगा। ये सब नियम हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर फिजिक्स पढ़ते हैं, यहाँ तक कि मैथ पढ़ते हैं, उसमें भी आपको सूत्र याद करने पड़ते हैं, नियम याद करने पड़ते हैं। कोई लॉजिक इसमें बहुत पूछने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों हो जा रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से बताने का प्रयास भी किया जा रहा है। क्योंकि जो लोग संस्कृत पढ़े होंगे उसमें पढ़ना पड़ता है कि राम शब्द कैसे बनाए, तो उसमें बहुत सारे सूत्र लगते हैं। इसके बाद सिद्ध होगा कि ये राम हो गया। कई बार हम पढ़ते थे तो लगता था कि इसको सिद्ध करके फिर हमको क्या मिला, तो क्या मिला, परीक्षा में आपको प्रश्नों को सही करके आपको उत्तर सही करना है और फिर अपने जीवन में सफल होना है। मेन उद्देश्य तो यही है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इन 3 नियमों को आप जान चुके होंगे और बोर महसूस नहीं हो रहे होंगे। आप कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है। उस कमेंट्स के माध्यम से ही हमें पता चलेगा कि हम आप तक अपनी बात को संप्रेषित कर पा रहे हैं कि नहीं, संधि को ठीक से पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग अंत तक बने रहेंगे और पूरा व्यंजन संधि जो आज आप समझ जाएंगे। अगर चौथे नियम की बात करें तो इसमें ये बात कही गई है कि यदि त या द के बाद ल या ज आए तो क्या हो जाता है, ये जो त और द दोनों हैं इन्हीं की तरह हो जाते हैं, ल और ज में ही बदल जाते हैं, ठीक है। जैसे हम पानी में कोई चीज़ मिलाते हैं तो पानी का कलर वैसा ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ एक समझने का जरिया ये है कि यदि त या द के बाद ल या ज आए तो त और द ल और ज में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझें। उदाहरण के माध्यम से मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा सत प्लस जन, ठीक। त के बाद क्या आया, ज आया, तो ये किस में बदल जाएगा, ज में। जैसे कई बार आप बोलते हैं कि बहुत ही सज्जन आदमी है, तो ये सज्जन शब्द कैसे बना है, कई बार
एग्जाम में ये संधि के रूप में पूछा भी जा सकता है कि सज्जन का संधि विच्छेद कीजिए, या फिर इस तरीके से संधि विच्छेद किया जाएगा और ये शब्द पूछ देगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि सज्जन सत प्लस जन से बना है, तो सूत्र के अनुसार ये क्या हो गया, ज हो गया। जैसे दूसरा उदाहरण दें, उल्लास, तो इसका क्या बनेगा, उल्लास। कई बार पढ़े होंगे, जब कोई खुश होता है तो हर्षोल्लास, उत्साहित होता है तो उल्लास का माहौल होता है। ठीक है, तो ये कैसे बनाया है, उल्लास त है और फिर उसके बाद ल आया है, तो त किस में बदल गया है, ल में बदल गया है, और यहाँ ज में बदल गया है। तो दोनों उदाहरण के माध्यम से आप देखें, और भी एक दो उदाहरण देखते हैं। उम्मीद होगा कि ये भी आपको फार्मूला समझ में आ रहा होगा। जैसे बहुत बार सवाल पूछा जाता है तत् प्लस लीन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका क्या होगा, तल्लीन। आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। क्या हो गया, ल आया है इसके बाद, तो ये त ल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं कि द का भी उदाहरण देख लेते हैं। अभी तो त का देखें, विपद धन जाल। ठीक, तो ये द जो है किस में बदल जाएगा, ज में बदल जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद संधि हो जाएगा विपज जाल। संधि जब कोई क्लिष्ट शब्द का प्रयोग करता है तभी इन संधियों को बोलता है, वरना लोग आम भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन परीक्षा में तो इस तरीके के सवाल आते रहते हैं, तो आप समझ रहे होंगे, तो आप परीक्षा में पूरा सही कर लेंगे। ठीक है, तो ये चौथा उदाहरण भी आपको समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण मैं और बताना चाह रहा हूँ, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, उज्ज्वल। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें कैसी संधि हुई, व्यंजन संधि तो है। ठीक है, तो आप देखेंगे त के बाद ज आ रहा है, तो ये भी आधा ज हो जाएगा, तो इसलिए ये उज्ज्वल शब्द बना है। और कई बार तो ये शुद्ध अशुद्ध लिखने के लिए भी आता है, और कई लोग गलत इसको लिख देते हैं। कई बार ये पूरा ज लिख देते हैं, कई बार ये वाला पूरा लिख देंगे, घुमा फिरा कर लिख देंगे। उज्ज्वल से एक मुझे घटना याद आ रही है कि मैं जब छत्तीसगढ़ में कभी रहा करता था, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी दुकान थी, उज्ज्वल स्टोर्स करके, तो उसमें पूरा गलत लिखा हुआ था। और बच्चों को मैं जब क्लास में बताया कि उज्ज्वल शब्द ऐसे लिखा जाता है, तो एक बच्चा खड़ा होकर मुझसे बोला कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से नहीं होता है। मैंने बोला कि कहाँ देखे हो, तो उसने उस दुकान का नाम बताया। फिर दूसरे दिन मैं जाकर उस दुकान वाले से मैंने कहा कि आपने जो उज्ज्वल लिखा है ये गलत है, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही है, बच्चे बोलते हैं कि वही सही है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जितना भी अशुद्ध चीज़ें होती हैं, बहुत ही मोटी मोटी चीज़ों अक्षरों में लिखी रहती हैं, चाहे वो ट्रक पे हो, चाहे दुकानों के नाम पर हो, चाहे कहीं भी हो। ठीक है, तो आप उस पर नज़र दौड़ाइए, तुरंत उसको सही गलत मत मानिए। तो आप समझ में आ गया होगा कि उज्ज्वल कैसे लिखा गया है। ठीक है, ये चौथा नियम था। अब हम पांचवा नियम में देखते हैं कि क्या सूत्र कहता है, व्यंजन संधि कैसे बनती है। पांचवें नियम में ये बात कही गई है कि जब कोई अघोष के बाद अघोष आए, अब अघोष आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पहला वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है, अघोष या अघोष के बाद फिर अघोष आए, तो संधि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कैसे नहीं होता है, जैसे मैंने लिखा उत्साह। ठीक, तो आप देखेंगे जो त है ये अपने वर्ग का पहला वर्ण है, और स भी अघोष के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये संधि बन जाएगी उत्साह। एक दूसरी संधि के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने लिखा सत प्लस कार, सत्कार हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि त भी अघोष है और क भी अघोष है, ये दोनों अपने वर्ग के पहले पहले वर्ण हैं, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। देख रहे हैं सीधे सीधे जुड़ जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से एक दूसरा है तत् प्लस पर, तत्पर।
इसलिए इन सबको बता रहे हैं कि ये हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होते रहते हैं इनके। सत्कार, सेवा सत्कार, तत्पर है, बहुत अपने काम को लेकर तत्पर है। ठीक है, तो बोलने के लिए आदमी बोल देता है, लेकिन उसमें संधि कौन सी है ये आज आपको समझ में आया होगा, या फिर जब भी आप व्याकरण किताबें पढ़ेंगे तो सब आएंगी। ठीक है, तो ये तो चौथा या पांचवा नियम रहा होगा, आप लोग इसको नोट करते जाइए। ये पांचवा नियम था। इसके बाद जो छठा नियम है वो क्या कहता है कि जब त के बाद च आए, कोई शब्द है उसमें आखिरी में त है और उसके बाद जो पहला शब्द है उसकी शुरुआत में च है, तो ये क्या हो जाएगा, त जो है वो च में बदल जाएगा। ठीक, जैसे मैं लिख रहा हूँ, उदाहरण जब समझेंगे आप तो समझ जाएंगे। जैसे मैंने लिखा उच्चारण, तो ये हो गया उच्चारण। ठीक, क्योंकि त के बाद क्या आया, च आ गया, तो आधा च हो गया है। एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे सत प्लस चित। ठीक, तो ये क्या हो गया, सच्चित। ठीक, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आए तो आप इसको तुरंत समझ जाइए। अगला जो सातवां नियम है उसमें क्या है, सातवें नियम में व्यंजन संधि के, कि जब त के बाद स आए तो ये किस में बदल जाएगा, आधा च छ में बदल जाएगा। उदाहरण के साथ मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा उदाहरण के साथ, उत प्लस श्वास। ठीक, त के बाद स आया है तो अगर ये आधा छ में बदल जाएगा तो इसकी जो संधि होगी वो क्या होगी, उच्छ्वास। ठीक, कुछ ही शब्द हैं जो कि इस तरीके से आते हैं और उन पे संधियाँ बनती हैं और यही सब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला जो नियम है इसमें वो देख लेते हैं कि जब उपसर्ग के बाद छ आए तो ये क्या हो जाता है, ये भी आधा च और छ में बदल जाता है। अब उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिखा वि प्लस छेद, तो ये हो गया विच्छेद। लिखते हैं ना, दो तीन जगह ही विच्छेद होता है, एक संधि विच्छेद होता है और दूसरा विवाह विच्छेद होता है या संबंध विच्छेद होता है। विवाह विच्छेद को तलाक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर यूज में नहीं आता है, लेकिन संधि के मामले में आप देख रहे होंगे कि ये इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है, तो व्यंजन संधि आप समझ गए। जैसे मैंने लिखा परिच्छेद, ठीक, तो इसका हो जाएगा परिच्छेद। ठीक, अब उम्मीद है कि ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं कि अगला नियम क्या है। कई बार स के पहले, ये दंत स के पहले अगर अ या आ से भिन्न स्वर आए, मतलब स के पहले अ या आ से कोई भिन्न शब्द आए, तो ये जो स है ये क्या है, मूर्धन्य स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम मूर्धन्य स कहते हैं। ठीक है, ये दंत स है, ये क्या है, मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, इसको मूर्धन्य स कहते हैं। तो ये सूत्र आप समझिए कि स के पहले यानी दंत स के पहले यदि अ या आ को छोड़कर कोई भी दूसरा अगर स्वर आता है तो दंत स का बदल जाता है मूर्धन्य स में। अब उदाहरण के साथ देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा नी प्लस सेध। ठीक, निषेध, कई बार आप लिखते होंगे कि इधर आना निषेध है या प्रतिबंधित है, तो निषेध कैसे शब्द बना हुआ है, निषेध इसी तरीके से बना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ई आया है छोटा स से पहले, मतलब ई आया है और स से पहले आया है, इसीलिए इसको निषेध कहा गया है। इसी तरीके से मान लीजिए किसी का नाम अभिषेक, तो अभिषेक उसका नाम है, उसको मालूम भी नहीं है कि इसमें कौन सी संधि है,
तो अभिषेक जितने लोगों का नाम है वो समझ जाएं कि उसमें व्यंजन संधि है। कैसे है? अभि प्लस शेक। ठीक, अब यहाँ पर ई आया है और यहाँ पर स आया है, तो ये स किस में बदल गया? मूर्धन्य स में, तो ये बन गया अभिषेक। ठीक, एक और उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जिसे लिखा गया, कई बार हम लिखते हैं सम और विषम, तो कभी दिमाग में आप लोगों को आया होगा कि नहीं कि सम जब लिख रहे हैं तो ये दंत स का प्रयोग कर रहे हैं, और जब विषम लिख रहे हैं तो यहाँ पर मूर्धन्य स है। ये कैसे? तो वही सूत्र यहाँ पर लागू हो रहा है कि विषम में ऐसे लिखा गया इसको, लेकिन जब इसमें संधि हुई और यहाँ पर ई आ रहा है और उसके पहले स आ रहा है, तो ये जो स है कन्वर्ट हो गया स में, इसलिए ये संधि हो गई विषम। तो आज आपको पता चल गया होगा कि सम में दंत्य स है और विषम में मूर्धन्य स है। क्यों? क्योंकि उसमें व्यंजन संधि हुई है फार्मूला के आधार पर कि यदि दंत्य स के पहले अ या आ को छोड़कर कोई विभिन्न स्वर आएगा तो स का श हो जाएगा, यानी कि मूर्धन्य स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे पूरी उम्मीद है कि ये व्यंजन संधि से संबंधित अगर कोई भी सवाल आएगा तो आप इसको आराम से हल कर लेंगे और इन नियमों को ध्यान में रखेंगे तो आपका उत्तर पूरा सही आएगा। और परीक्षा में बहुत ही कूल होकर, सोच समझकर, फार्मूला को सोच समझकर, संधियों के संधि विच्छेद को सोच समझकर, और जैसे इस विच्छेद होता है तो उसका जो पहला शब्द होता है वो भी सार्थक होता है और जो दूसरा शब्द होता है वो भी सार्थक होता है, तभी इसमें संधि होती है, वरना नहीं होगी। ठीक है, तो दोनों जब सार्थक सार्थक रहेंगे तभी आप इसकी संधि विच्छेद कर सकते हैं, वरना विकल्प में एक या दो जो विकल्प रहते हैं उनमें एकदम समानता रहती है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर रहता है, उसमें से एक सही होता है, और एलिमिनेट करने के लिए दो और विकल्प रहते हैं जिनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं रहता है। कई बार एग्जाम में आप सीधे सीधे पकड़ लेते हैं कि इसमें स्वर संधि है, स्वर संधियों के अंदर कौन कौन सी संधियाँ हैं वो भी आप फार्मूला के आधार पर पकड़ लेते हैं, और व्यंजन संधि को भी आराम से पकड़ लेते हैं। ठीक, तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस मैथ की तरह थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है, और उसी चीज़ को समझाने के लिए हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। और उम्मीद है कि व्यंजन संधि से संबंधित जब भी कोई सवाल आएगा तो आप उसे आराम से हल कर लेंगे। ठीक है, तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स तो एकदम अनिवार्य रूप से करिए। मैं देख रहा हूँ पिछले वीडियोज़ में बहुत कम लोगों को कमेंट्स आया, और मैं फिर से निवेदन करता हूँ कि अगर कोई भी डाउट्स हो संधि को लेकर तो आप निसंकोच बेधड़क कमेंट्स कीजिए, मुझे इसका इंतज़ार रहता है। और ये बताइए कि मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए